कर्नाटक और गुजरात की बात करते हैं तो कर्नाटक में आज 14 सीटों पर वोट डाले गए। इसके बाद सभी सीटों पर कर्नाटक में मतदान पूरा हो गया है। तो सवाल यह है, क्या दूसरे दौर की सभी, इनफैक्ट तीसरे दौर की सभी 14 सीट बचा पाएगी भाजपा, और क्या कांग्रेस लगा पाएगी कर्नाटक में भाजपा के किले में सेंध? सवाल ये होता है अदिति फडणवीस कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है सेक्स स्कैंडल का, प्रज्वल रेवन्ना, वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जेडीएस बीजेपी अलायंस में, और वो रिफ्लेक्ट होगा ग्राउंड पर, क्योंकि हमने ये जरूर देखा है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है मतदान में कर्नाटक में भी। देखिए, उसमें तो कोई शक नहीं है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारा अनुभव ये है कि जेडीएस का जो वर्चस्व है वो साउथ कर्नाटक में है, और ये सेंट्रल और नॉर्थ कर्नाटक में, सेंट्रल और नॉर्थ कर्नाटक में चुनाव हुआ है। तो नॉर्थ कर्नाटक में तो जेडीएस है ही नहीं। सेंट्रल कर्नाटक में कुछ थोड़ा बहुत इक्का दुक्का सीटों पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पर। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि महिलाएं अपने आप को कितना सेफ मानती हैं, और क्या कांग्रेस इस बात पर बार बार जोर डालेगी कि राज्य में महिलाएं सेफ नहीं हैं, और उसका मतलब उसका एविडेंस नहीं, तो उसका तो इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी सरकार है अमिताभ तिवारी। तो ये डबल एज्ड सोर्ड है। डबल एज सोर्ड जरूर है, क्योंकि जैसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भाई ये सीडी जो है वो काफ़ी टाइम से कांग्रेस के पास शायद थी, और चुनाव के बाद इसको रिलीज किया गया है। वो तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात जरूर यहाँ पर है कि महिलाओं में सिद्धारमैया सरकार के जो स्कीम्स हैं, खास करके 2000 रुपये कैश ट्रांसफर कर रहे हैं वो, और फ्री बस ट्रैवल, इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो इस इशू की वजह से थोड़ा और ये सपोर्ट जो है वो कंसोलिडेट हो सकता है। जेडीएस का 6-7% वोट शेयर है वहां पर, 4-5 एमएलए आउट ऑफ 19 जेडीएस के उन इलाकों से आते हैं, तो एक एज जरूर देता था जेडीएस वहां पर बीजेपी को, लीड बढ़ा देता है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन अब बात वही है कि क्या लिंगायत जो लगभग 30% जो हमने कल देखा था, भाजपा का सपोर्ट जो कम हुआ था विधानसभा चुनाव में लगभग 30%, क्या वापस जाता है भाजपा के पास? क्या वो कलिगा वोट जो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार डेंट किया था जेडीएस को, क्या वो होल्ड करके रख पाती है, या जेडीएस इसको एक वो कलिगा या गौड़ा परिवार के ऊपर अटैक के रूप में पेश करके वो कलिगा समाज को एकत्रित कर लेती है? प्लस हैदराबाद कर्नाटक जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का इलाका भी वही जी है, और गुलबर्ग जो है, वहां पर SC/ST आबादी और माइनॉरिटी आबादी भी ठीक ठाक है। वहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि जरूर डेंट मार पाए, और बीजेपी 14 पे है, तो मुश्किल थोड़ी बहुत जरूर है बीजेपी को, लेकिन शायद ओवरऑल कर्नाटक में वही रहे जैसा रहे लास्ट टाइम था। नॉर्थ कर्नाटक में हुबली में पूरा जो राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो वहीं से शुरू हुआ था, ईदगाह मैदान के कंट्रोवर्सी से। और सबसे बड़ा जो घटक था रथ यात्रा का, जहाँ जो वॉलंटियर्स आए थे, उसका सबसे बड़ा घटक हुबली धारवाड़ से था। तो उसके अलावा वहाँ उसी इलाके में भटकल भी है, और भटकल माना जाता है एक तरह से एक किला माइनॉरिटी असर्शन का। सो ये जो किला है वो भाजपा का, कर्नाटक जिसको कहते हैं, उसमें सेंध लगेगी या नहीं, 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम शिफ्ट फोकस करते हैं गुजरात की तरफ। और गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर एक साथ आज वोट डाले गए। आपको याद होगा कि सूरत में अनअपोज्ड इनफैक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं उनका जो नॉमिनेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज का सवाल ये है कि क्या गुजरात में भाजपा हैट्रिक कर पाएगी
मैं आपसे सवाल पूछूंगी, राम कृपाल जी, क्या होगा गुजरात में? मारिया जी, एक लाइन अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर्नाटक के बारे में भी बोल दूं, क्योंकि इसमें समानता है। देखिए, कर्नाटक की जनता जो है 1985 को याद कीजिए, 84 को दिसंबर में कर्नाटक की जनता ने पार्लियामेंट के लिए राजीव गांधी को सारी सीटें दे दी और 100 दिन के भीतर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसी वोटर ने अपने विधानसभा के लिए रामकृष्ण हेगड़े को जनता पार्टी को वोट दिया विद इन 100 डेज। मतलब बहुत क्लियर है वहां पे कि आप किसको चुन रहे हैं, किस लिए चुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता पार्टी का और पार्लियामेंट में राजीव गांधी। तो ये जो है, ये ट्रेंड हमेशा है। मैं ऐसा गुजरात में भी देखिए, विधानसभा के चुनाव, खैर इस बार तो बम्पर वो आ गए, लेकिन इसके पहले वाले में जब कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त फाइट दी थी, तब भी याद कीजिए कि चाहे गुजरात रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी 2019 में जब बीजेपी लड़ी। राजस्थान में जब ये था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। विधानसभा यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी, फिर भी बीजेपी को 90% का स्ट्राइक रेट मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गुजरात और कर्नाटक, बात यह है कि मोदी, इस देश में एक रेफरेंडम होता है कि मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल बात है। जब बात इस पे आ जाती है तो बहुत स्थानीय समस्याएं जो हैं या छोटे मोटे मुद्दे वो सब गौड़ हो जाते हैं। और दूसरी बात, और उसके अलावा गुजराती अस्मिता, विकल्प नहीं, एक और विकल्प और की बात टीना होती फैक्टर है। जी, जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि जो एंटी मोदी है वो इसलिए नहीं निकलता कि निकल के जाके किसको वोट देंगे, हु इज अल्टरनेट, उसको बार बार। और गुजरात में तो और भी नहीं दिखता है। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे हताश है कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 1984 में जाकर के भाजपा से ज़्यादा सीटें आई थी। 40 साल से लगातार भाजपा की सीटें आ रही। संगठन पूरा चरमराया हुआ है, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, डिमोटिवेटेड है। इस बार जरूर क्षत्रिय कमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कुछ खाम का रिवाइवल होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़मीन पे खास दिख नहीं रहा है। 3 सीटें हैं, बनासकाठा है, वलसाड़ है और राजकोट जो पुरुषोत्तम रूपाला खुद की सीट है। इस पे थोड़ी बहुत फाइट जरूर है, लेकिन गुजराती प्राइड की बात है और दोनों टॉप नंबर 1 नंबर 2 स्लॉट गुजरात से हैं, तो आप कैसे नहीं उनको वोट? गुजराती छोरे हैं एक तरह से, आप तो कह सकते हैं, आप कैसे नहीं भेजिएगा उनको? लेकिन यही से केवल यहाँ तक नहीं है बात सीमित। 30 सेकंड्स आपके लिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ असेंबली चुनाव में, जहां अप्रत्याशित 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला। और मतलब किसी भी पार्टी ने, गुजरात में हमेशा बाइपोलर रहा है, किसी भी पार्टी को इतना बड़ा वोट शेयर पहले कभी नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि लोग पूरी तरह से खुश हैं और सब समर्पित हैं भाजपा की। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ तिवारी, अदिति फडणवीस, राम कृपाल सिंह। तो ये 7 राज्य बहुत अहम है, क्योंकि यही 7 राज्य तय करेंगे कि 4 तारीख को सरकार कौन बनाएगा।